जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, 28 का पार्ट ए और बी। हाँ जी, ए में पूछ रहा है कंटेंट्स क्या होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, यानी वो जो हमने पढ़ा था उसके इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड करनी है मीटिंग के हवाले से, डायरेक्टर्स के हवाले से, वोटिंग, प्रॉक्सी वगैरह के हवाले से। प्रिंटिंग का मतलब है प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर किसके होंगे, साइंड होना चाहिए बाय सब्सक्राइबर्स। तीनों चीजें लादा होगी। क्लियर? मेरे भाई कंटेंट्स देखिए किसके पूछ रहा है, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है। मेमोरेंडम की तरफ कैसे चले गए आप? ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट से बाहर है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये रिक्वायर्ड है दो तरह की कंपनीज के लिए, अनलिमिटेड के लिए, लिमिटेड बाय गारंटी के लिए। जो लिमिटेड बाय शेयर है उसके लिए ऑप्शन है, चाहे तो वो अपना आर्टिकल रजिस्टर करवाए, चाहे टेबल ए अडॉप्ट करे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? इसी का सी, अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। क्या अल्टरेशन पॉसिबल है आर्टिकल्स में रजिस्ट्रेशन के बाद? इसका जवाब बिल्कुल पॉसिबल है। अब आगे उसको बताना है कैसे पॉसिबल है। तो हम बताएंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाना है विद इन 30 डेज, और उसे दो चीजें देनी है, अल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन एविडेंस के तौर पे। रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करके सर्टिफाई कर देगा, सर्टिफिकेट दे देगा हमें, जो कि एविडेंस होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक, क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन वन बाय वन जी। क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू ₹80 million फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। जी, वो कह रहा है कि जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करना चाह रहे हैं। द करंट ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹200 million। करंट ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल दोनों 200 million है। इसका मतलब है कैपिटल क्लास तो कंफर्म है, चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कह रहा है एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम को भी अंडरलाइन कीजिए, आर्टिकल्स को भी अंडरलाइन कीजिए। दोनों में चेंजेस पूछ रहा है, किसी एक को स्किप नहीं करना हमने। टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। बताइए क्या चेंजेस की जाए कि जनरल पब्लिक से फिर हम कैपिटल को रेज कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक इशू तो कैपिटल का है ना, कि वो ऑथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल दोनों इक्वल हो चुके हैं। दूसरा इशू टाइप ऑफ कंपनी का है। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? विच बाय इट्स आर्टिकल्स limits the number of members to 50, restrict the right to transfer its share, prohibits the invitation to general public to subscribe for its shares and debentures। तो इसको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमें इसके आर्टिकल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा? ये तीन कंडीशन जो है इनको रिमूव करना पड़ेगा, आर्टिकल से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो फर्क है वो इन्हीं तीन कंडीशंस का है। अगर आप ये तीन कंडीशन किसी कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड कर दें वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, अगर उसके आर्टिकल से एक्सक्लूड कर दें तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी चूंकि जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है, तो हमें पहला काम तो ये करना है कि इसके आर्टिकल में से तीनों कंडीशन निकाल देनी है। ये तो होगी आर्टिकल्स में अल्टरेशन। इसके अलावा अगर कोई और अल्टरेशन जो है वो जरूरी है, जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आपको पता है वो प्राइवेट के केस में डिफरेंट है, पब्लिक के केस में डिफरेंट है, इस तरह की और अल्टरेशन भी अगर जरूरी है तो वो भी आर्टिकल्स में कर देंगे। बड़ी अल्टरेशन यही तीन है। ये क्लियर हो गई? इसके बाद मेमोरेंडम की तरफ आए। मेमोरेंडम में क्या चीजें अल्टरेशन करनी है हमने? कैपिटल क्लास तो कंफर्म इंक्रीज करनी है, 200 से इंक्रीज करके 280 करनी है कम से कम। क्या कोई और चीज भी चेंज होगी मेमोरेंडम में? नेम में जो प्राइवेट का वर्ड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर होगी आपको?
आंसर को हमने दो हिस्सों में बताया है। एक हेडिंग दी आर्टिकल्स में क्या अल्ट्रेशन करनी है, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग की दी मेमोरेंडम में क्या अल्ट्रेशन करनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने दोनों चीजों में अल्ट्रेशन का पूछा। जी और की क्वेश्चन? जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रॉस्पेक्टस हम इशू करते हैं उसमें लिखी होती है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यूजर जो एप्लीकेंट्स उनको पता होना चाहिए कि कम से कम कितने पे शेयर इशू होंगे, कितने अमाउंट पे। जी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताया था ट्रांसफर का मतलब होता है रजा कराना तौर पे, आपने किसी को बेच दिया, किसी को गिफ्ट के तौर पे दे दिया, ट्रांसफर कहलाता है। अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के बाद जो शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं उन्हें टेक्निकली ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, कि वो उसकी मर्जी से नहीं बाय लॉ ट्रांसफर होगा। जी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 29। जी क्वेश्चन नंबर 29 कहता है शेयर होल्डर of Ravi Mills Limited requested the company for a copy of memorandum and articles of association। शेयर होल्डर है यानी मेंबर है। द कंपनी सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड द सेम। कंपनी सेक्रेटरी ने कहा मैं तो ये प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको। इज कंपनी सेक्रेटरी जस्टिफाइड इन हिज रिफ्यूजल, स्टेट द लीगल प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। लीगल प्रोविजन लिख देंगे कि एवरी मेंबर हैज राइट टू गेट ए कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रोवाइडेड कि वो दो कंडीशन पूरी करता है, पेमेंट देता है, प्रेस्क्राइब फी पे करता है और विद इन 14 डेज उसको कॉपी मिलेगी। यहाँ पे मेंबर ने रिक्वेस्ट की, अगर तो मेंबर ने फी पे कर दी है तो फिर मेंबर का राइट है कॉपी लेना, उस सूरत में कंपनी सेक्रेटरी जस्टिफाइड नहीं है। हर मेंबर का ये राइट होता है ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी कि उसे कॉपी मिले। सोल्यूशन में शायद वो उसने कोई यस ना नो आगे पीछे करा दिया, उलट हो गया, बिल्कुल उस सोल्यूशन को करेक्ट कर लीजिएगा। वो जस्टिफाइड, कंपनी सेक्रेटरी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, हर मेंबर का राइट है कि उसको कॉपी मिले। हाँ शर्त ये है कि उस मेंबर ने प्रेस्क्राइब्ड फी पे की हो। फीस की उसने बात कोई नहीं की। अगर वो कहता ना मेंबर फ्री में मांग रहा है, हम फौरन कहते हैं भाई इसको नहीं मिलने आर्टिकल मेमोरेंडम की कॉपी, रजिस्टर ये इसने ठीक किया कंपनी सेक्रेटरी ने। और अगर वो कहता है जी पेमेंट करके तो फिर कॉपी मांग रहा है, तो फिर हम सीधा बात कर देते हैं कि उसको कॉपी मिलनी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी ने गलत किया। अब मेंबर ने मांगी तो है कॉपी, लेकिन फीस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम एज्यूम करके ये कहेंगे, एजम्पशन लेके लिख के कि अगर उस मेंबर ने प्रेस्क्राइब फी पे कर दिया शेयर होल्डर ने, तो फिर रिफ्यूजल गलत है, रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछिए। कंपनी लोन लेती तो वो आर्टिकल ऑफ यूज के अंदर कोई बैंक मांगता है, तो कंपनी बोलते हैं अपने मेंबर को के दे दो आर्टिकल, उसके थ्रू दे। नहीं मुझे दोबारा बोलिए जरा, मैं समझ नहीं पाया आपका। कंपनी ने लोन लेना है और बैंक जो है केवल के अपना आर्टिकल ऑफ यूज का लोन। जी जी, तो जो है वो कंपनी अपने मेंबर के थ्रू जो किया वो बैंक को लोन आर्टिकल ऑफ यूज करता है। नहीं वो नहीं, मैंने कंसेप्ट ये बताया था कि लीगली ये राइट है मेंबर का कि वो क्लेम कर सकता है मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी। ठीक है, बाकी अगर कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो अपनी मर्जी से किसी और को कॉपी प्रोवाइड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे बैंक से लोन लेने के लिए बैंक अगर मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी मांगता है तो वो डायरेक्टर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, बैंक उसके बगैर लोन थोड़ी देगा। लेकिन अगर उन्होंने लोन नहीं लेना, फिर कोई बैंक कहता है कि जी मुझे कॉपी दे दो, या कोई और बंदा कहता है कॉपी दे दो मेमोरेंडम आर्टिकल की, हम कहेंगे कोई कॉपी नहीं मिलनी आपको। जी और की क्वेश्चन? 34। Write short notes on following. Which type of company immediately commence its business after getting certificate of incorporation? Private company. ठीक है। और B, specify the maximum number of members in case of private company. देखिए मार खा गया आप। प्राइवेट में दो टाइप्स है, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर कंपनी। सिंगल मेंबर है तो हम लिखेंगे एक मेंबर मैक्सिमम, और अगर अदर देन सिंगल मेंबर है फिर 50 लिखना है, वरना हमें कंसेप्ट आता भी होगा फिर भी आधे नंबर हमें नहीं मिल पाएंगे। जी और की क्वेश्चन? 35।
Bilal Garments Limited has recently been incorporated in Pakistan. However, prior to obtaining the certificate of commencement of business, certificate of commencement of business लेने से पहले, अच्छा ये टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है भला? पब्लिक है कि प्राइवेट है? लिखा तो हुआ ही नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है कोई भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ प्राइवेट तो कंफर्म में पब्लिक है। प्राइवेट ने प्राइवेट लिखना होता है, पब्लिक ने पब्लिक नहीं लिखना होता। तो ये हमारी, और ये केस स्टडी में टाइप ऑफ कंपनी लाजमी आपने नोट करनी है। कहता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने से पहले बीजीएल हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद तकी इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट इट्स फैक्ट्री। एक ये कॉन्ट्रैक्ट किया। BGL has also signed an agreement with a commercial bank for a short-term financing facility for payment of advance to TEL। और उन्होंने बैंक से लोन का एग्रीमेंट भी किया। फाइनेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब क्या है? लोन लिया। ठीक है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट भी बात बात इसे कहते हैं। जाहिर है बैंक के पास एग्रीमेंट लिया तो बैंक पैसों में डील करता है, लोन ले रहे हैं उससे। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन द लीगैलिटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एंटरिंग इनटू अबव एग्रीमेंट्स। कहता है बताइए लीगैलिटी बताइए और इम्प्लीकेशन बताइए। दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले एक की कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देंगे मशीनरी की, फिर उसके बाद बैंक से फाइनेंस फैसिलिटी की। मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए, क्या लीगल है? इसका स्टेटस है प्रोविजनल। आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि ये उस वक्त तक बाइंडिंग नहीं है जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिले। अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तो ये वैलिड है। ठीक है, बाइंडिंग है कंपनी पे उस दिन से जिस दिन से सर्टिफिकेट मिला। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं रहेगा। लेकिन जो बैंक से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है। ठीक है जी, ये कल के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट यही था। और कोई क्वेश्चन? सप्लीमेंट में टेबल, सप्लीमेंट में उसने कोई बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड की हुई है, तो वो कह रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, आपने बुक में तो सिर्फ उनकी हेडिंग लिख दी है। देखिए जब सप्लीमेंट आया तो उसके बाद हमने आईकैप से पूछा, हमने कहा भैया ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और उसमें कुछ अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसमें क्या कुछ शामिल है, क्या ये सारी चीज़ें पढ़ानी है? उन्होंने कहा नहीं, सप्लीमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ और सिर्फ हमने स्टूडेंट को आइडिया देना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, बाकी का मटेरियल एग्जामिनेबल नहीं है। ठीक है, ये आईकैप हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक एग्जामिनेशन गाइडेंस भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है। अगर आप आईकैप की वेबसाइट पे जाएं और बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन गाइडेंस है उसको क्लिक करें, उसमें ये चीज़ आपको लिखी नजर आ जाएगी। ठीक है, कि हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स स्टूडेंट से पूछेंगे कि आइडिया हो स्टूडेंट को, कि जैसा मेमोरेंडम में हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें, आर्टिकल्स में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये आइडिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेबल नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन जी? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में फोर्थ रिक्वायरमेंट, करेक्ट, कंपनी हैज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इफ द कंपनी डिड नॉट ऑफर शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखिए कंपनी रजिस्टर हो रही है, उसे पैसा तो चाहिए, इससे एग्री करते हैं। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं, किसी भी कंपनी के पास, कि पैसा जो है मैं जनरल पब्लिक से इकट्ठा करूं कि आपस में हम फैमिली मेंबर्स जो हैं वो पैसे इकट्ठे कर लें, मतलब जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व ना किया जाए। ठीक है, देखिए जो पब्लिक कंपनी है ये जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन लाजमी नहीं कि करे जरूर। कुछ पब्लिक कंपनी ऐसी भी होती है जैसे फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं, 4-5 फैमिली मेंबर मिलकर पब्लिक कंपनी बना लेते हैं, वो कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर तो सकती है, लाजमी नहीं कि जरूर ही करेगी। ये बात फर्क समझ रहे हैं? तो वो कहता है अगर तो कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए हैं, उस सूरत में उन्होंने प्रॉस्पेक्टस, जाहिर प्रॉस्पेक्टस के जरिए करेंगे, उसके बगैर थोड़ी करेंगे, प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देना होता है, वो नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस है, इसलिए वो उसने नहीं लिखा। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं किए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से ही पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया, तो क्या उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया कंपनी ने? क्या अब प्रॉस्पेक्टस जमा करवाना है रजिस्ट्रार को? तो फिर प्रॉस्पेक्टस की जगह क्या जमा करवाना है?
स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस उसे कहते हैं, वो एक छोटी स्टेटमेंट होती है, प्रॉस्पेक्टस तो बड़ी लंबी चौड़ी चीज होती है, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कहता है अगर आपने पब्लिक इशू नहीं किया, यानी पब्लिक इशू से क्या मुराद है, या पब्लिक सब्सक्रिप्शन से क्या मुराद है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना, तो कहता है वो आपने नहीं किया तो फिर आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जमा करवाएं रजिस्ट्रार को, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। जी बिल्कुल, वो साइलेंटली कह रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गए सारे। चलिए आज हम चलते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 की तरफ, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होती है, प्लेस क्लास होती है, ठीक है, उसको चेंज कैसे करना है वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है। तो ये क्या कहता है, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा, होगा। किस पर्पज के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होता है? ताकि उसके साथ जो भी रूटीन नेचर की कम्युनिकेशन है वो की जा सके। भाई रजिस्ट्रार ने उसे नोटिस इशू करना है, किस एड्रेस पे करे, रजिस्ट्रार के पास एड्रेस होना चाहिए ताकि उस कंपनी के साथ कम्युनिकेशन हो सके। कह रहा है हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। इसके बाद कहता है रजिस्ट्रार को कब बताना है, कहता है इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो कितने दिन के अंदर अंदर बताना है, 30 दिन के अंदर। इनकॉर्पोरेशन हो गई 30 दिन में बता दिया, क्या उसके बाद सब्सिक्वेंटली साल 2 साल 5 10 साल बाद पॉसिबल है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे? तो फिर उस वक्त कब बताना है, विद इन 15 डेज, 15 डेज में, ठीक है। जब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया तो उसको आपने विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार को इतला पहुंचानी है। अब फर्क सुनिए, आप कह रहे होंगे हमने तो एक प्लेस क्लास को चेंज कैसे करना है वो भी पढ़ा था, यहां पे भी वो कह रहा है कि ऑफिस चेंज होगा 15 डेज है, और दोनों में फर्क क्या है? वो जो प्लेस क्लास मेमोरेंडम में प्लेस क्लास चेंज करने का प्रोसीजर पड़ा था वो था प्रोविंस टू प्रोविंस, ये है विद इन सेम प्रोविंस। अगर आप लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रजिस्टर करवाया तो अगर आप साथ वाली सड़क पे भी अपना ऑफिस मूव करते हैं ना, आपने फिर भी रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है। हालांकि सेम सिटी में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं अपना, मेमोरेंडम में अल्टरेशन जरूरी नहीं है, मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं करना, लेकिन क्या रजिस्ट्रार को बताने की जरूरत है? बिल्कुल भाई, वो नोटिस किस एड्रेस पे भेजेगा। इसीलिए ये कंसेप्ट जो है ये विद इन प्रोविंस समझ लें, जब मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत नहीं होती तो उस वक्त भी। अब जब ये बताइए, कंपनी ने मुल्तान से लाहौर में ऑफिस शिफ्ट किया, मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत है? क्या कंपनी ने कुछ और करना है? हाँ, इसका ये मतलब ही नहीं है कि कंपनी ने और कुछ भी नहीं करना, कुछ और करना है। और क्या करना है? रजिस्ट्रार को बताना भाई हमने ऑफिस चेंज कर लिया, आइंदा अब आपने इस एड्रेस पे हमें चीजें भेजने हैं। और चूंकि मुल्तान में अलहदा रजिस्ट्रार होता है, लाहौर का अलहदा होता है, तो अपना सारा फिजिकल रिकॉर्ड भी ट्रांसफर करवाना होगा रजिस्ट्रार। ये कंसेप्ट समझ आया रजिस्टर्ड ऑफिस का। चलिए ऐसा कीजिए, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 की रीडिंग कर ले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 के साथ लिख ले पेंडिंग। अभी उसको पढ़ने और समझने का टाइम नहीं है उसके साथ, लेकिन मेंशन कर ले पेंडिंग, ताकि एंड में जाके हम इसको स्किप ना करें, कवर करें। लेकिन अभी हमने इसको कवर नहीं करना है इनको। 8 के साथ हमारा करंटली चैप्टर जो है 20 कंप्लीट हो गया। 8 की रीडिंग कर लीजिए।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में, 36 में दिखाइए क्या कह रहे हैं। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नहीं, इसमें जो है सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताएंगे, वो हमसे प्लेस क्लॉज के बारे में नहीं पूछ रहा या उसके अल्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं पूछ रहा। तो हमसे रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है जिस पे कम्युनिकेशन की जा सके। यह टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज बताना होता है और सब्सिक्वेंट चेंज जो है वो 15 डेज में बताना है। ठीक है, 37 में What is the statutory time period for registration of a place of business in Pakistan? 30 days at time of incorporation 30 days है और उसके बाद 15 डेज है। फिर उसके बाद देखिए, जब वो आपको प्रोविंस की तरफ मेमोरेंडम की तरफ लेके जाएगा ना, वो वर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस यूज नहीं करेगा, वो प्लेस क्लास यूज करेगा या स्पेसिफिकली प्रोविंस की बात करेगा। यहाँ पे जनरल बात कर रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लेस क्लास की तरफ जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मार्क्स कम है। अगर मार्क्स ज्यादा होते तो फिर मैं आपको कहता कि ठीक है मार्क्स ज्यादा है तो आप इसमें प्लेस क्लास वाली साइड पे चले जाओ, उधर उसको रजिस्टर करें। लेकिन प्लेस क्लास और चेंज और चीज है, रजिस्टर्ड ऑफिस का कंसेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, ये कंसेप्ट विद इन प्रोविंस एप्लीकेबल है और जो प्लेस क्लास वाला है वो आउटसाइड प्रोविंस। जी जी, देखिए उसको प्लेस क्लास भी कहते हैं, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी कह सकते हैं, उसको ये कंपनीज एक्ट में ये प्लेस क्लास है। लेकिन अगर उसने क्लास का वर्ड यूज कर दिया इन मेमोरेंडम तो इसका मतलब ये है कि वो उसका मेंशन प्लेस क्लास को रेफर कर रहा है वो। ठीक है, वैसे इसका ऑफिशियली नेम जो है वो प्लेस क्लास है, लेकिन इसे समटाइम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब उसको किसी जगह पे आई कैप में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहा हुआ है, किसी जगह पे ऑब्जेक्ट क्लास कहा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास पुराना नाम है और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो न्यू नेम। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए अगर वो इस तरह की अल्टरनेट टर्म यूज करता है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए आज के लेक्चर फर्दर कंसेप्ट की तरफ चलें। अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर 21 की तरफ। चैप्टर 20 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 21 की तरफ। चैप्टर 21 किस चीज से रिलेट कर रहा है? शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन। शेयर कैपिटल के बारे में हमें बता रहा है। शेयर कैपिटल क्या होता है, इसकी टाइप्स सीखेंगे हम, इसमें डिफरेंट टाइप्स क्या है, और वेरिएशन। वेरिएशन से मुराद यही है अगर उसमें हमने अल्ट्रेशन करनी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, लॉ अल्ट्रेशन का मतलब भी वही है, सिंपल वर्ड में हम उसे कहते हैं चेंज। लीगली वर्ड यूज किया जाता है अल्ट्रेशन या वेरिएशन, मतलब एक ही है कि आप किसी चीज को चेंज करने जा रहे हैं। इसमें आज हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं, एक शेयर कैपिटल के बारे में और दूसरा राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, मुश्किल कोई नहीं है इनमें। ठीक है, कंसेप्ट छोटे हैं लेकिन अटेंटिव होकर सुनेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तो इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगे। पहले हम स्टडी करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या होता है, ये आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें बता रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी, कि एक कंपनी को अगर पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसके पास डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, किस किस जगह से पैसे इकट्ठे कर सकती है, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर सकती है। तो इसमें पहले बता रहा है पहला और प्रोबेबली सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है शेयर्स, कि कंपनी शेयर्स को इशू करेगी। दूसरा डिबेंचर्स, डिबेंचर को इशू करेगी। शेयर्स के बारे में हम पहले एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शेयर असल में पीस ऑफ पेपर होते हैं।
ठीक है, यानी टोटल शेयर कैपिटल को हमने छोटे छोटे बहुत से हिस्सों में डिवाइड किया होता है, हर हिस्से के ऊपर एक उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है, उसे हम शेयर्स कहते हैं। जो बंदा हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, पैसे हम उससे ले लेते हैं और उसे शेयर्स दे देते हैं, ये शेयर्स। डिबेंचर भी एग्जैक्टली अगर आप फिजिकली आप देखें ना उसको, तो उससे मिलता जुलता ही चीज है, तकरीबन वही चीज है शेयर और डिबेंचर भी, लेकिन लीगली फर्क क्या दोनों में। शेयर्स जो है ये है एविडेंस ऑफ, दोनों एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। शेयर्स है इन्वेस्टमेंट एज ओनर और डिबेंचर्स है इन्वेस्टमेंट एज लेंडर, कि आपने उधार के तौर पे पैसे दिए। जब शेयर्स इशू करते हैं जिसको, तो उसे हम डिविडेंड देते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम हो कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं लॉस हुआ कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स जब इशू करते हैं हम, तो डिबेंचर होल्डर्स को हम फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो या बिल्कुल भी ना हो, डिबेंचर होल्डर को इससे कोई गर्ज नहीं होती, उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने पे करनी होती है। तो ये अब पर्सन टू पर्सन हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। जो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो फिर शेयर्स परचेज करते हैं, इनमें रिस्क होता है लेकिन इनमें समटाइम रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। डिबेंचर्स में रिस्क नहीं होता इतना वेरिएशन का, आपको पता है फिक्स अमाउंट मिलनी है, लेकिन इसमें फिर आपको बहुत, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अब इन्वेस्टर्स की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं या डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं। शेयर्स नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। लेकिन लोन जो है ये बैंकिंग या ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बैंक्स होते हैं, इनसे लिया जाता है। ठीक है, लोन जब लेते हैं तो इसके बदले में कोई शेयर या डिबेंचर इशू नहीं करते, बल्कि एक लोन एग्रीमेंट साइन होता है बैंक के साथ। या अगर बैंक के अलावा आपने फर्ज कीजिए किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर या डायरेक्टर से लोन लिया है, बाज़ का डायरेक्टर भी लोन दे देते हैं। ठीक है, कि कंपनी चलती रहे, डायरेक्टर का अपना भी इंटरेस्ट होता है, जाहिर है उनकी जॉब लगी हुई है और वो चाहते हैं कि कंपनी जो है चलती रहे, तो जरूरत के वक्त डायरेक्टर्स भी लोन दे सकते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी लोन दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोन लिया जाता है वो किन से लिया जाता है भला? बैंक से। बैंक से जब लोन लिया जाता है बदले में डिबेंचर इशू नहीं किए जाते हैं, एग्रीमेंट किया जाता है, डेट एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है, बड़ी चीजें, कि हम कितने पैसे आपसे लोन ले रहे हैं, रीपेमेंट कैसे करेंगे, एक ही दफा सारे पैसे 5 साल बाद वापस करेंगे या हर साल इतनी किस्तें मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन। प्लस उस लोन एग्रीमेंट में जो अहम चीज होती है वो ये कि सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या चीजें रखवा रहे हैं, सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या चीजें रखवा रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। तो हमारा एक चैप्टर जो है वो पूरा इस एरिया को के ऊपर बेस कर रहा है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया तो सिक्योरिटी के तौर पे कितनी तरह की चीजें रखवा सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर के बारे में भी कुछ कंसेप्ट हमारे सिलेबस में शामिल है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, याद रखें, इसमें लोन्स डिस्कस नहीं होंगे, इसमें डिबेंचर्स भी डिस्कस नहीं होंगे। इसमें क्या डिस्कस होगा भला? शेयर्स। लेकिन चूंकि वो भी हमारे सिलेबस में हमने पढ़ने हैं, तो मैंने कहा कंसेप्ट बिल्ड कर दूं कि वो इंटरलिंक्ड है चीजें, कि कंपनी कैसे पैसे इकट्ठे कर सकती है, ऑप्शंस क्या है कंपनी के पास। अब देखें, ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक लेक्चर में हमने ज़बानी कलामी सिस्टम डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। वो कहता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, देखिए कंपनी ने जब, मैनेजमेंट ने, प्रमोटर्स ने जब किसी कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लास में एक अमाउंट लिखनी होती है। वो अमाउंट जो कि मैक्सिमम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जनरल पब्लिक को इशू करके तो पैसे इकट्ठे करेंगे या दूसरे इन्वेस्टर्स को, वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक कंपनी इशू कर सकती है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है, उसे कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल।
याद रखें ये मैक्सिमम लिमिट होती है कि फॉर एग्जांपल 100 मिलियन मैंने अगर रजिस्टर करवाए तो इसका मतलब है मैं 10 मिलियन शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूं, 50 कर सकता हूं, 80 कर सकता हूं, 100 भी कर सकता हूं, 110 मिलियन शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता। ऑथोराइज शेयर कैपिटल समझ आ गई क्या? अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जब रजिस्टर करवाया जाता है तो ऐसे नहीं करवाया जाता 100 मिलियन, बल्कि वो करवाया जाता है 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 100 मिलियन। ये बात समझ आई आपको कैसे रजिस्टर करवाया जाता है? 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 100 मिलियन। अब इसमें जो ये लाइन समझ आई आपको, इसमें ये जो अमाउंट है इसे कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये जो फिगर है रुपये, इसे कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल या पार वैल्यू भी कह सकते। और ये जो है 1 मिलियन तादाद है उन स्क्रिप्ट्स की, पीस ऑफ पेपर की जो हमने छापे हैं, ये शेयर्स हैं 1 मिलियन। ठीक है, तो ये 1 मिलियन शेयर, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको क्या टर्म्स यूज हो रही हैं? तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, क्लियर हो गया हमें? शेयर्स किसे कहते हैं और नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या कहलाती है, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? अब देखिए 100 मिलियन तो वो मैक्सिमम अमाउंट है जो हम इशू कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए हमने ये डिसाइड किया डायरेक्टर से बैठ के कि अभी जो है 40 मिलियन रुपीस की जरूरत है, तो 40 मिलियन के शेयर इशू करते हैं, 60 मिलियन के शेयर इशू नहीं करते। तो अगर हम 40 मिलियन के शेयर इशू करेंगे तो 40 मिलियन क्या होगा हमारा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल को कहते हैं पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल विच हैज बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर्स को इशू कर दिया उसे क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। नाम से कंसेप्ट समझ आ जाता है। अच्छा, जब हम इशू करते हैं, फर्ज कीजिए कल भी एग्जांपल डिस्कस हो रही थी कि पब्लिक कंपनी है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए। पहले स्टेप नंबर 1 कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। स्टेप नंबर 2 लोग उस प्रॉस्पेक्टस को फिल करके फॉर्म कंपनी को जमा करवाएंगे, या जिस जगह कंपनी कहेगी उधर जमा करवाए। ये जो लोगों का फॉर्म जमा करवाना है कंपनी को, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। लोगों ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक जब एप्लीकेशंस कंपनी को सबमिट करवाएगी पैसों के साथ, ये मैंने पहले बता दिया था कल भी कि जो फॉर्म जमा करवाया जाता है तो जो जितने के शेयर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो पैसे जमा करवाए जाते हैं साथ पहले। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं खरीदने के लिए, फिर उसके बाद कंपनी ने फैसला करना है कि इसमें से कितनों को शेयर इशू कर दे और कितनों को रिजेक्ट कर दे। तो जिनको कंपनी शेयर इशू करती है अब कंपनी का शेयर इशू करना यह कहलाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर भी से करें। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या फर्क है? सब्सक्रिप्शन का मतलब है एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशंस दी कंपनी को, सब्सक्रिप्शन कहलाएगा ये प्रोसेस। और अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी ने उन पैसों के बदले में शेयर इशू कर दिए, और जिनको शेयर अलॉट ना करे उन्हें फिर क्या करती है? पैसे वापस कर देती है सिंपल। तो ये सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट की टर्म समझ आ गई, मतलब क्या है इसका? तो बताइए फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट, इशूड शेयर कैपिटल क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कि इशू हो चुका है। जैसे अगर इसमें हम लिखें कि जी 1 मिलियन शेयर्स है, हम इसमें लिखें 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हमने इशू कर दिए 40 मिलियन। अब ये हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल था, ऑथोराइज्ड।
मैक्सिमम जो इशू कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा इशूड। अब इशूड के बाद मजीद भी हम शेयर इशू कर सकते हैं। बाद में हमें पता चले कि जी मजीद 20 मिलियन की जरूरत है तो और शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख शेयर और इशू कर देंगे और इस तरह जब जब जरूरत पड़ेगी शेयर इशू करते रहेंगे। तो फर्क समझ आ गया इशूड शेयर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल में। अब आगे चलते हैं इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या फर्क है। देखिए, अगर तो आज के दिन की बात करें ना तो इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट बताया था, शायद याद होगा, फुल्ली पेड शेयर्स और पार्टली पेड शेयर्स। 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए लेके उसी वक्त सारे पैसे लेके शेयर इशू किया, जैसे फुल्ली पेड शेयर्स। अगर हमने शेयर इशू किया लेकिन जो अमाउंट हमने रिसीव करनी है उसकी किस्तें करवा ली, हमने से कहा भाई ऐसा करो, ये 100 रुपए का शेयर है, ऐसा करो कि 60 रुपए अभी दे दो, 40 रुपए बाद में दे देना। ये पहले इसकी इजाजत होती थी, आज से 20, 25, 30 साल पहले। अब इसकी इजाजत नहीं है। अब लॉ कहता है सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर इशू करने हैं। आपने पार्टली पेड शेयर इशू, अभी आज के दिन में तो इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल बिल्कुल एक बराबर है। अगर आज से 40 साल पहले पहुंच जाते हैं जब पार्टली पेड शेयर इशू करने की इजाजत थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त कंपनी के पास 2 ऑप्शन होती थी। पहली ऑप्शन ये, भाई 40 मिलियन इकट्ठा करना है, पहली ऑप्शन ये कि आप इशू कर दें 4 लाख शेयर्स 100 ईच के पास। अब दूसरी ऑप्शन जरा गौर से देखिएगा, दूसरी ऑप्शन क्या होते थे? इशू करें 1 मिलियन शेयर्स, 1 मिलियन शेयर्स, इशू 1 मिलियन शेयर्स कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम पैसे कितने इकट्ठे कर रहे हैं? 40 ईच। शेयर 100 का ही है, शेयर की फेस वैल्यू 100 है, वो नहीं बदली। हमने उनको 100 रुपए फेस वैल्यू शेयर दिया, लेकिन पैसे कितने लिए उनसे? 40। तो यह क्या 40 मिलियन। और उनसे कहा क्या, भाई बाकी जब जरूरत होगी आपसे तब हम पैसे वापस मंगवा ले लेंगे आपसे। उस वक्त इशूड शेयर कैपिटल, इस केस में इशूड शेयर कैपिटल कितना है? 100 मिलियन, और पेड अप कितना है? 40 मिलियन। अब बताएं, अब आप थोड़ा सा सोचें, जरा कॉमन सेंस लगाएं। भाई अगर 40 मिलियन की जरूरत है तो ये कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करने की क्या जरूरत है? तुम सिंपल ही कर लो, भाई 40 मिलियन की शेयर इशू करो, ठीक है। तो पहले दोनों ऑप्शन होती थी, ए बी और बी बी। ए को कहते थे फुली पेड शेयर्स इशू हुए, बी को क्या कहते थे? इस एग्जाम्पल में इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल का फर्क है, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं है। अब वो कहते हैं आप पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकते, हमेशा आपने फुली पेड शेयर इशू करना है, ठीक है। लॉ ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं करने तो नहीं करने, ठीक है। ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स हो जाती है ना इससे थोड़ी सी, ठीक है। तो अब है हमारे पास करंट इशूज, लेकिन याद रखें जो 40 साल पहले जिस कंपनी ने पार्टली पेड शेयर इशू किया, अभी तक उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज की डेट में भी पाकिस्तान में हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसके पार्टली पेड शेयर्स हो। वो उसने इशू कब किए होंगे? ये लीगल प्रोविजन रिवाइज होने से पहले। अब वो कहते हैं अब आप इशू नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी पहले के इशू किए हुए और अभी तक पैसे नहीं मंगवाए, उस केस में फिर इशूड शेयर कैपिटल में और पेड अप में फर्क होगा, वरना नॉर्मली इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल एक ही चीज है। भैया समझ आ गई आपको? तो मुझे बताइए, अगर 100 मिलियन है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और कंपनी ने इशू किए हुए हैं फुल्ली पेड शेयर 40 मिलियन के, मजीद 30 मिलियन के शेयर इशू करने हैं, क्या मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं शेयर्स। लेकिन अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल दोनों 100 मिलियन हो जाते हैं, अब शेयर कैपिटल मजीद इशू करना है,
पहले आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में आप शेयर कैपिटल फर्दर इशू कर सकते हैं। जी ये कुछ समझ आया आपको? ऑथोराइज में, इशूड में और पेड अप कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है? चलिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल कभी भी इशूड शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं करेगा या ज्यादातर उसके इक्वल होगा, वो पुरानी कंपनी के केस में उससे कम होगा। इसी तरह इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं करेगा, या तो उसके इक्वल होगा या उससे। तो यहां तक क्लियर हो गया? इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, कोई मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत नहीं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत है। डन हो गया ये कंसेप्ट। चलिए, इसके बाद रीडिंग टाइम लेना चाह रहे हैं कि इस कंसेप्ट की तरफ चले? मेरे को बर्डन तो नहीं है ना माइंड में, अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं मेंबर में और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल, अब चीजें तकरीबन वही है जो पहले पढ़े, लेकिन फिर भी अब जरा ऑफिशियली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं रिटन फॉर्म में। वो कहते हैं मेंबर एक कंप्रीहेंसिव टर्म है। आप किसी कंपनी के मेंबर कैसे बन सकते हैं? 3 तरीके हैं। किसी कंपनी के मेंबर कैसे बन सकते हैं? कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। दूसरा तरीका, कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लो। अगर टाइम के लिहाज से चले ना, टाइम के लिहाज से, तो ये सब्सक्राइबर वाला पहले आता है, शेयर होल्डर वाला बाद में आता है। लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी को सामने रखा। पहला तरीका आपको बताया, शेयर खरीद लें, शेयर होल्डर बन जाएंगे। और दूसरा क्या है? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करें। आपने इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि जब मेमोरेंडम एक दफा रजिस्टर हो जाए तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हालांकि अभी उनको शेयर इशू नहीं हुए होते। आपको पता है उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं। तो सब्सक्राइबर बन जाए फिर भी मेंबर हो जाएंगे आप। शेयर्स खरीद लें फिर भी मेंबर हो जाएंगे। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय, भाई लिमिटेड बाय शेयर हो, उसके तो शेयर्स खरीद लिए, मेंबर बन गए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जिसका नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, उसमें फिर कैसे मेंबर बने? मेमोरेंडम में गारंटी दे दें आप। आपका नाम जब लिख दिया जाएगा मेमोरेंडम में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, आप उस वक्त शेयर्स नहीं भी खरीदे होंगे, फिर भी आप मेंबर बन जाएंगे। तो मुझे बताइए, मैं अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे बगैर मेंबर बन सकते हैं? क्या है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल है। क्या? सब्सक्राइब कर ले मेमोरेंडम एसोसिएशन को, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में गारंटी प्रोवाइड करते हो और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड हो जाए। कहता अच्छा चले ठीक है, वो लिमिटेड बाय गारंटी वाला कंसेप्ट वो चले लादा हो गया, वो हमें याद आ गया उसमें कैसे कहानी चलती है। वो मिसेस राहील वाला क्वेश्चन किया था, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसमें कैसे काम होता है, क्या राइट है क्या लाइबिलिटी है। भाई इसके राइट लाइबिलिटी बताने की जरूरत तो नहीं है। मिसेस राहील वाला केस याद है ना? आज सब्सक्राइबर जो है, ये भी सिर्फ आपको पता है ये इनकॉर्पोरेशन के वक्त होता है। शेयर होल्डर के राइट्स और लाइबिलिटी क्या है, ये पढ़ने की जरूरत है। यानी लिमिटेड बाय गारंटी में राइट्स लाइबिलिटी समझ आ गई, लिमिटेड बाय शेयर में राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या? भाई ये बताओ। okay, बहुत अच्छे, राइट्स भी हैं लाइबिलिटीज भी हैं। राइट भी है और राइट क्या है? राइट शेयर लिया, राइट टू रिसीव डिविडेंड। अब यहां पे अगर आप लिखेंगे ना राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, गलत हो जाएगा। कहेगा ये डिबेंचर होल्डर का तो राइट है, शेयर होल्डर का राइट नहीं है। शेयर होल्डर का राइट क्या है? फिर राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करना, जनरल मीटिंग को अटेंड करना, जनरल मीटिंग में वोट कास्ट करना, ये सारे किसके राइट हैं? शेयर होल्डर्स के। जनरल मीटिंग से रिलेटेड, डायरेक्टर के तो नहीं है, किसके हैं? और इसका मतलब है शेयर होल्डर जो है, वैसे प्रैक्टिकली जनरल मीटिंग को डायरेक्टर भी कंडक्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको एम्फसाइज करवाने के लिए बता रहा हूं, शेयर होल्डर का राइट क्या है? जनरल मीटिंग को अटेंड करना। बोर्ड मीटिंग को शेयर होल्डर अटेंड नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को
ठीक है, ये थोड़ी लगेगी आपको। भाई डायरेक्टर तो जनरल मीटिंग को अटेंड कर, क्योंकि इंतजाम करने होते हैं उन्होंने, वो चाय कॉफी वगैरह को इंतजाम करने हैं उन्होंने, तो डायरेक्टर को तो उन्होंने इजाजत दी यार जनरल मीटिंग में आ जाओ। शेयर होल्डर का राइट क्या है? जनरल मीटिंग को अटेंड करना है, बोर्ड मीटिंग को नहीं जाना। अब यहाँ पे सुनिए, एक दो क्वेश्चन और भी पूछे थे, वो भी मैं मिक्स करके आपको इंटीग्रेट करके कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बाज़ औक़ात शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर भी होते हैं। तो स्टूडेंट आगे कहने लगा सर आप कंसेप्ट समझाया, कंफ्यूजन है। मैं क्या कंफ्यूजन? कह लगा सर आपने कहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसमें शेयर्स की लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी तो है और डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं है। तो अगर एक शेयर होल्डर डायरेक्टर भी है तो फिर उसकी एक जगह पे लायबिलिटी आ जाती है। तो ये क्या चक्कर है? ये तो आपका कंसेप्ट गलत हो गया कि डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं होती। भी मैंने यही पढ़ाया ना शेयर होल्डर। मैं कहा शाबाश, ये तो वही मिसाल हुई कि मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई आपके वालिदैन हयात हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप उनकी खिदमत करते हो? उसने कहा बिल्कुल खिदमत करता हूँ। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें तो कल मैंने देखा था तुम अपनी वाइफ के साथ सैर कर रहे थे। तो वो कहने लगा नहीं, मेरे वालिदैन मेरी जिम्मेदारी हैं, लेकिन मेरी वाइफ की भी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब मैं जब अपने वालिदैन के पास होता हूँ, भाई सुन ले कंसेप्ट सुन ले भाई, मैं एक बेटा भी हूँ, तो जब मैं वालिदैन के पास होता हूँ तो बेटे के तौर पे अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के भी मेरे हकूक हैं, तो मैं शोहर के तौर पे जो जिम्मेदारियां मैं वो भी अदा करता हूँ। क्या ये अगर आप शोहर के तौर पे जिम्मेदारी अदा करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या बेटे के तौर पे जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे? दोनों डिफरेंट रोल्स हैं, दोनों डिफरेंट रोल्स हैं। यही बता रहा था आपने, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों को लेके चलना होता है साथ। तो दोनों डिफरेंट रोल है, याद रखें। जिस तरह हम नेचुरल पर्संस के एक ही स्टेटस के तौर मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी करनी है, उसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी पॉसिबल है कि एक पर्सन के मल्टीपल रोल्स हो। अगर एक बंदा एक ही वक्त में शेयर होल्डर भी है, एक ही वक्त में डायरेक्टर्स भी है, और वो डायरेक्टर क्वेश्चन में आ गया, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा हुआ है, तो आप मुझे कहेंगे सर आपने तो कहा था शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ ही नहीं सकता है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा वो एज शेयर होल्डर नहीं है उस वक्त एज शेयर होल्डर, उस वक्त क्या बैठा हुआ है? एज डायरेक्टर बैठा हुआ है। फिर आप कहेंगे सर आपने कहा था डायरेक्टर्स को तो सैलरी मिलती है, डिविडेंड तो सिर्फ मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो ये देखिए ये शेयर होल्डर भी है, ये डायरेक्टर भी है, इसको डिविडेंड मिल रहा है। तो आपने तो कहा था डायरेक्टर को डिविडेंड नहीं मिलना। फिर मैं क्या कहूँगा? अगर इसको जो डिविडेंड मिल रहा है एज शेयर होल्डर मिल रहा है, एज डायरेक्टर नहीं मिल रहा। मल्टीपल रोल्स होते हैं समटाइम। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि राइट जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन कर रहा है, तो आप उधर परेशान तो नहीं होंगे? चले, क्योंकि वो एज डायरेक्टर उधर बैठा हुआ है, एज शेयर होल्डर नहीं। राइट इशू एंड बोनस इशू। राइट इशू क्या होता है? देखिए रूल ये है, जैसे नॉर्मली होता है ना हमारे गली मोहल्लों में होता है, एक मतलब लीगल कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन वैसे अगर किसी ने कोई मकान बेचना होता है तो पहले अपने हमसायों से पूछता है भैया आपने किसी ने खरीदना है, पहला हक उनका होता है। उसी तरह कंपनी ने पहले शेयर इशू कर दिए 40 मिलियन के शेयर इशू कर दिए। अब अगर अगली दफा 40 मिलियन की और शेयर इशू करते हैं, बताइए नए लोगों को इशू कर देने चाहिए डायरेक्ट कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना चाहिए? वो उनका पहला राइट है। इसको कहते हैं राइट इशू, इसको कहते हैं राइट इशू। समझ आ गई? और बोनस इशू क्या होता है? जब कंपनी के पास डिविडेंड देने को पैसे नहीं होते तो कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश की बजाय शेयर, भैया खुद स्टॉक एक्सचेंज जाके पैसे ले लो। तो राइट इशू और बोनस इशू ये भी शेयर होल्डर का राइट है। ये राइट इशू बोनस इशू में फर्क समझ आ गया? इसमें फर्दर शेयर इशू किए जा रहे हैं और राइट इशू में उनसे पैसे लिए जाएंगे शेयर होल्डर से। बोनस इशू मुफ्त में दिए जाते हैं, बोनस इशू मुफ्त में दिए जाते हैं। राइट इशू क्या किया जाता है? क्योंकि बोनस इशू इज इक्वल टू डिविडेंड, बोनस इशू इज इक्वल टू डिविडेंड इन काइंड, एक होता है ना इन कैश इन काइंड, ये डिविडेंड इन काइंड है। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज क्या है भाई? ये तो हो गए राइट्स। लाइबिलिटीज क्या है?
शेयर होल्डर की। कहता है अगर शेयर्स फुली पेड है, जीरो लायबिलिटी। भाई फुली पेड शेयर्स हैं, शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? अगर पार्टली पेड है तो जी वाइंड अप के क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। नहीं 1 मिनट के अंदर। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, टोटल जो रजिस्टर करवाया। इश्यू शेयर कैपिटल, ऑथोराइज का वो पोर्शन जो जनरल पब्लिक को इश्यू कर चुके हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, इश्यूड का वो पोर्शन जो जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। अब आज के दिन में इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल के इक्वल होगा या ज्यादा होगा? हाँ, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। और मेंबर्स कितने तरीकों से बन सकते हैं? सब्सक्राइबर होके, शेयर होल्डर और गारंटर बनके। शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं? जनरल मीटिंग, बोनस इश्यू। लायबिलिटीज क्या है? शेयर फुल्ली पेड, जीरो लायबिलिटी। पार्टली पेड, अनपेड अमाउंट जी। और ये असाइनमेंट नोट कर लीजिए, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 to 21 का जो है चैप्टर 21 का रीड करना है और इसके एंड पे जो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन और केस स्टडी उनको अटेम्प्ट करना है। खास तौर पे केस स्टडीज को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है आपने। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। लेक्चर जी बिल्कुल कल क्लास होगी, कल क्लास होगी।